प्यारी बहनों का गुलशन सैनी स्टडी चैनल में स्वागत है। प्यारी बहनों, अगर आप गृह विज्ञान में 65 से 70 अंक लाना चाहती है तो वीडियो में अंत तक बने रहे। कक्षा 12 की बहनों के लिए गृह विज्ञान का वायरल पेपर लाया हूं। बहनों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। देखिए, 2025 गृह विज्ञान 28 तारीख में आपका गृह विज्ञान का पेपर है, तो ये वायरल पेपर आप देख लेना, मिलान कर लेना, बहुत कुछ उसमें मिलेगा। देखिए, ये संकेतांक है। पहले मैं आपको कॉपी के बारे में बताता हूँ, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसी आपको कॉपी मिली होगी और ऐसी मिलेगी आगे भी। देखिए, पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो ये रोल नंबर लिखा हुआ है और फिर इसको नीचे जो है शब्दों में लिखना है केवल, और विषय की जगह गृह विज्ञान लिख देना है। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, और यहाँ पे संकेतांक लिखना है। जैसे मैंने संकेतांक लिखा है इसमें से, वैसे आपको लिख देना। परीक्षा का दिन शुक्रवार है। परीक्षा की तिथि जो है एवं पाली 28 फरवरी 2025 द्वितीय पाली है। और यहाँ पे सेंटर का नाम लिख दिया जाता है। जो भी आपके प्रवेश पत्र में सेंटर का नाम हो वो इस जगह भर देंगे। देखिए, गृह विज्ञान जो समय जो है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो है 70 है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघुत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। प्यारी बहनों, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। देखिए, प्रश्न संख्या 11 से 15 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घोत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। ठीक है, जो है निर्देश तीसरा देखते हैं। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जिस प्रकार का प्रश्न है उसी प्रकार से अंक उसके सामने निर्धारित कर दिए गए हैं। देखिए, पहले बहुकल प्रश्न है। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। देखिए, मैं जो है इनके डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूंगा, आप ध्यान से देखिए। क्या किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन सी विशिष्ट गुण होने चाहिए? देखिए, 4 ऑप्शन है। तो शिक्षा, परिश्रम, प्रतिभा व कौशल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सभी चाहिए। देखिए, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पहचान, नाम, संतोष। तो ये सारे हो जाएंगे इनमें से सभी। फिर जो है निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो आंसर हमारा हो जाएगा घुटी दाल। फिर आगे देखिए, दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं ताजी सब्जियां किस खाद्य समूह में होती हैं? देखिए, उत्तर हमारा जो है हो जाता है स्वास्थ्यवर्धक समूह में होती है सभी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो हमारा डायरेक्ट उत्तर मैं बता रहा हूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग जैसा आंखों में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 के प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हो जाएगा तीसरे वाला, दालों में। फिर एक है, सिल्क के कपड़े का गुण है कौन सा है? पतला, मुलायम, चमकदार। इनमें से सभी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? यानी कि इसमें देखिए, लाल, हरा, पीला, नीला। तो जो रंग प्राथमिक नहीं है वो हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा सेकंड, हरा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है, क्या देता है? आवास, भोजन, अन्य सेवा। इनमें से सभी, तो चारों चीज देता है। राइट आंसर हमारा चौथे वाला हो जाएगा। फिर देखिए, उपभोक्ता है क्या चीज है? वस्तुएं व सेवा खरीदने वाला, वस्तुएं सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या विज्ञापन देने का उद्देश्य है? देखिए, जानकारी देना, खर्च करना, बचत करना, अभिनय करना। तो राइट आंसर होगा पहला हो जाएगा जानकारी देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंपर्क के प्रकार ये है। देखिए, क्या है? प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति। इनमें से सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभियान, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसकी विधि है? देखिए, नंबर 1 विकास संचार, विकास पत्रकारिता, विकास अभियान, विकास प्रौद्योगिकी। तो पहला जो है, पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास संचार। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर रहता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादा दादी पर। तो 1 वर्ष का बच्चा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अपनी माँ पर। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है। देखिए, शिशु देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, तीसरा सिलाई सिलाई कढ़ाई, फिर चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यह राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। समाज की मूल इकाई होती है, देखिए परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा परिवार। फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विद्यालय एक है, विद्यालय है एक क्या चीज है? संस्था, समाज, परिवार, योजना। तो संस्था है विद्यालय। देखते हैं निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, परीक्षण गृह, बाल मनोरंजन केंद्र और विशेष गृह, किशोर गृह। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विशेष गृह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 में। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर रहती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा इनमें से सभी। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए नौकरी से क्या अभिप्राय है और उद्यमिता किसे कहते हैं? इनके दोनों दोनों के उत्तर देखिए इस प्रकार से कॉपी में पहले लिख देंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वो तो करने ही है आपने, और जो पहले वाले क्वेश्चन है वो जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से साफ साफ लिख के उसके नीचे 2 लाइनें खींच देंगे बड़े अच्छी तरीके से। फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिख के 5 लिख के फिर 2 लाइनें इसके नीचे खींच देंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे। फिर क्या इस तरफ डालेंगे? एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय या औद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं में अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में कार्य करना नौकरी कहलाता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है। देखिए फिर जगह छोड़ी है, जगह जरूर छोड़नी है ताकि एग्जामिनर जो है पता चल जाए कि दूसरा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। इसे बीच में गैप देना अनिवार्य होता है। फिर देखिए ख उद्यमिता नए संगठन को आरंभ करने की भावना को कहते हैं। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरे की प्रबल संभावना होती है। देखिए अब यहाँ पे उत्तर खत्म हो गया तो हमने लिख दिया है पीटीओ। देखिए प्यारे बहनों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कै का है जन स्वास्थ्य पोषण किसे कहते हैं और ख खाद्य प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? देखिए उत्तर देखते हैं इनके। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 हो गई और इसका कै पार्ट हो गया, ये ख पार्ट हो गया। देखिए देखिए प्यारी बहनों प्रश्नोत्तर संख्या 6 इस प्रकार से लिख करके 2 लाइन के नीचे साफ साफ खींच देंगे। फिर देखिए यहाँ पार्ट कै और नीचे ख, बीच में हमने गैप दिया है। एग्जाम में एकदम पता चल जाएगा हमारा ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, वही नंबर दे देगा। देखिए जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए वह पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रम द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। फिर हमने 2 लाइनें छोड़ दी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य गुणवत्ता सुधारने के लिए पादप प्रजनन ऐसी पादप किस्मों का विकास किया जाता है जिसमें खनिज, लवण, विटामिन, पूर्ण प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा आदि पदार्थों की पूर्ण मात्रा पाई जाती है और स्वास्थ्यवर्धक का स्तर बढ़ा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? खाद्य प्रबलीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। खाद्य जीवन शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं? ये क्या है? और देखिए ख देखिए परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या देखते हैं। ये था हमारा जो है जन स्वास्थ्य पोषण किसे कहते हैं। देखिए खाद्य जीवन से तात्पर्य खाद्य, ये क्वेश्चन मैं गलत पढ़ गया हूँ। खाद्य जीवन शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं उसका उत्तर है खाद्य जीवन से तात्पर्य खाद्य सामग्री के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि है। खाद्य की शेल्फ लाइफ को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब तक किसी उत्पाद के उपभोग के लिए अस्वीकार्य कर जाता है। खाद्य खराब होने से स्वाद, बनावट, रंग और अन्य संवेदी गुणों सहित गुणवत्ता का नुकसान होता है।
देखिए अब इसके साथ में क्या पार्ट है इसमें, परिधान रचना में कला के किन्हीं तीन तत्वों का प्रयोग होता है। किन तीन तत्वों का? तो परिधान रचना में कला के तीन तत्व कौन कौन से हैं? रंग, नंबर एक रंग, नंबर दो आकार, नंबर तीन रूप। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई की में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? और फिर अगला इसका ख पार्ट है, वूल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर दिया जाता है? तो पहले देखते हैं अस्पतालों में धुलाई वाला। देखिए अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वस्त्र स्वच्छ और बैक्टीरिया मुक्त हो, जिससे मरीज को किसी तरह का संक्रमण न हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वूल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर दिया जाता है? तो देखिए ख पार्ट है इसका, वूल मार्क वून, ऊन वूल, जिसे वूल कहते हैं। उद्योग प्रमाणन का चिन्ह जिसका उपयोग शुद्ध ऊन उत्पादों पर अंकित किया जाता है, जो वूल मार्क कंपनी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। अब हमने ये लाइनें ही छोड़ दी यहाँ नंबर देने के लिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारी बहनों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, इसका क्या पार्ट देखते हैं। सैरगाह यानी कि रिजल्ट क्या होता है, और ख है संचार को परिभाषित कीजिए। देखिए सैरगाह रिजल्ट क्या होता है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब क्या पार्ट देखेंगे, सैरगाह रिजल्ट। सैरगाह रिजल्ट अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था है जो अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं तथा अवकाश के लिए क्रियाकलाप प्रदान करता है, जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सके। अब इसका क्या पार्ट देखते हैं, संचार को परिभाषित करना है। देखिए संचार किसी भाषण, लेख, संकेत या व्यवहार के माध्यम से विचार, सूचना, संदेश इत्यादि का आदान प्रदान ही संचार है। ये संचार की परिभाषा है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क जन संचार माध्यम के 4 नामों का उल्लेख कीजिए। ख विकास संचार की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए क जन संचार के 4 माध्यम है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे यहाँ पे। देखिए नंबर 1 टेलीविजन, नंबर 2 रेडियो, नंबर 3 समाचार पत्र, नंबर 4 पत्रिका। अब देखिए विकास संचार की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों एवं सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। नंबर 1। नंबर 2 है, इसका उद्देश्य समाज को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अब देखें लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण लिखिए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नों से संख्या 11 है। खाद्य संरक्षण भोजन को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करता है। खाद्य को संरक्षित करने में सुखाना, प्रशीतन, जमना और नमक द्वारा संसाधन की प्रक्रिया शामिल है। देखिए 4 प्रक्रिया है। नंबर 1 खाद्य को सुखाना। खाद्य को सुखाना खाद्य संरक्षण के सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। नंबर 2 प्रशीतन। प्रशीतन सूक्ष्म जीवों के विकास और प्रजनन तथा भोजन को सड़ने वाले एंजाइमों की क्रिया को धीमा करके भोजन को संरक्षित करता है। नंबर 3 जमना। यह खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। चौथा है नमकीन बनाना। नमकीन बनाने या पकाने की प्रक्रिया ऑस्मोसिस के माध्यम से मांस से नमी को हटा देती है। मांस को नमकीन या चीनी या दोनों के संयोजन से पकाया जाता है। देखिए प्यारे बहनों क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12, खाद्य संकट। खाद्य संकट वह सापेक्षिक संभावना है जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। खाद्य संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। खाद्य आविषालुता।
खाद्य आविषालुता किसी पदार्थ की और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिर संदूषण संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन सूक्ष्मजीवी तनुकारी पदार्थों को की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे, और साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे रंग, सुगंध, बनावट। यह एक परिपूर्ण संकल्पना है जो पोषक विशेषताओं, संवेदनशील गुणों, रंग, बनावट, आकार, रूप, स्वाद, गंध, सामाजिक सोच विचार और सुरक्षा जैसे कारकों को जोड़ती है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अपमिश्रण बेईमानी करने, सस्ता बनाने, नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या अनावश्यक अवयवों को मिलाना है, जो खाद्य पदार्थ के गुणों और संगठनों को बदल देता है और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है। यही अपमिश्रण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित उपागम चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच से क्या अभिप्राय है? तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो है ये 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित उपागम से अभिप्राय छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण। बाल केंद्रित उपागम और खेल खेल में सीखने का तरीका जो पढ़ाई को रुचिकर बना देता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विद्यालय पूर्व के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल के लिए जो विद्यालय पूर्व केंद्र होते हैं वे बाल केंद्रित उपागम पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक होते हैं तथा बच्चों को सीखने का अनुकूल परिवेश प्रदान करते हैं, जो घर में सीखने के अच्छे परिवेश के लाभों का पूरक होता है। साथ ही ऐसी स्थितियों में जहां घर के परिवेश में कोई कमी न हो, वहां विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चे की घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने में एक प्रमुख कारक हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14, जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तर वह समय या जीवन काल जिसमें एक फैशन अस्तित्व में बना रहता है, प्रवेश से लेकर अप्रचलन तक निम्नलिखित 5 स्तरों में गति करता है। नंबर 1, शैली की प्रस्तुति। डिजाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों को परिधान में ढालते हैं और फिर जन साधारण को फैशन की नई शैली उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2, लोकप्रियता में वृद्धि। जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, पहना और देखा जाता है तो इसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 3, लोकप्रियता की प्रकाष्ठा। जब कोई फैशन लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है तो उसकी मांग अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल करते हैं। फिर नंबर 4, लोकप्रियता में कमी। अंततः उस फैशन की प्रतियों का भारी संख्या में उत्पादन होने से प्रिय व्यक्ति उस शैली से उब जाते हैं और कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। नंबर 5 है अप्रचलन। फैशन चक्र के अंतिम स्तर में कुछ उपभोक्ता पहले से ही नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नए फैशन चक्र आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं। विकास, संचार तथा पत्रकारिता का महत्व संक्षेप में लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे लिखेंगे, विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। देखिए प्यारी बहनों, इसका माध्यम वार्ता, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। संचार हमारे सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन को का अभिन्न अंग है तथा यह कई रूपों या प्रकारों में विद्यमान है। देखिए इसका महत्व क्या है, महत्व के बारे में देखते हैं। विकास संचार उपलब्ध प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी प्रदान करता है तथा उनका उपयोग समाज की उन्नति हेतु लोगों को संगठित करता है। यह सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, एनजीओ तथा लोगों को जोड़ता है।
विकास संचार तथा विकास पत्रकारिता अध्ययन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो उन्हें न्यायसंगत तथा निष्पक्ष समाज से संबंधित विषयों पर लिखने या बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। विकास संचार और पत्रकारिता का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वर्तमान तथा भविष्य के पत्रकारों का अभियान चलाने तथा मीडिया व्यवसायिकों का ज्ञानवर्धन तथा व्यवहारिक कौशलों को दृढ़ करना है। देखिए प्यारी बहनों, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 6 अंक के हैं। देखिए, भारत के परंपरागत व्यवसाय का उल्लेख कीजिए अथवा किसी प्रकार के कार्य, व्यवसाय अथवा जीविका का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नोत्तर संख्या से डाल देंगे, यहाँ 16 लिख देंगे। भारत कला एवं संस्कृति के संदर्भ में विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है। विश्व के कुछ देशों में ही इस देश की तरह की प्राचीन और विविध संस्कृति पाई जाती है। वर्षों से इस संस्कृति का स्थायित्व अधिकांशतः सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण बना है। यद्यपि विदेशी आक्रमणों और उथल पुथल से कुछ विघटन भी हुए हैं। नंबर 1, भारत की जलवायु परिस्थितियां। भारत में जलवायु परिस्थितियां कृषि के सर्वथा अनुकूल हैं। भारत में जनसंख्या कारक बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य में संलग्न है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। बहुत से लोग छोटे छोटे भूखंडों में कृषि करते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास भूखंड भी नहीं है। इससे उनको फसल का एक छोटा हिस्सा ही मिल पाता है। अच्छा, देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें और कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे काफी, चाय, इलायची और रबर उगाते हैं, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देखिए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हस्तशिल्प। हेडिंग वाइज लिखना है, जैसे मैंने हेडिंग वाइज लिखी है और मेन चीजों को हाईलाइट कर रखा। आपने भी नीले या काले पेन से ऐसे ही जो है हाईलाइट करना है। देखिए हस्तशिल्प। हस्तशिल्प भारतीय गांवों के परंपरागत व्यवसायों में से एक है। हस्तशिल्प भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक प्रमुख साधन है। भारत में शिल्प के कुछ उदाहरण काष्ठ शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दांत शिल्प, मूर्तिकला आदि वस्तुएं। देखिए तीसरा हेडिंग है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले व्यवसाय। भारत में धर्म, जातियों और व्यवसायों की गति घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और साथ ही देश के सामाजिक ढांचे के अनुरूप तथा जन समूहों की सोपानिक व्यवस्था से भी समृद्ध है। इस तरह के सैकड़ों परंपरागत रोजगार हो सकते हैं, जैसे शिकार करना, पक्षीदार जानवरों को जाल में फंसाना, नमक बनाना, माला बनाना, ईंट और टाइल बनाना। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले परंपरागत रोजगारों में पुजारी, सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले भी सम्मिलित है। विशिष्ट पाक प्रणाली। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है, जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह अनेक व्यक्तियों की आजीविका के स्रोत के रूप में उभर कर आया है, जो सड़क पर भोजन बेचने से लेकर विशिष्ट भोजनालयों और 5 सितारा होटलों के थीम मंडपों में कार्य करते हैं। तो देखिए कार्य, आजीविका तथा जीविका परंपरागत व्यवसाय की समृद्ध धरोहर होते हैं, हुए भी आधुनिक संदर्भ में इनको कम पसंद किया जा रहा है। इससे एक और शिल्पकारों की आय के स्रोत कम हो गए हैं। दूसरी ओर ललित कलाओं का भी सौंदर्य बहुत कम होता जा रहा है। निरक्षरता, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधार लागू करने में भी धीमी प्रगति को बीच में अवरुद्ध कर रही है। ये समस्याएं जबरदस्त चुनौती पैदा कर रही है। व्यक्तिगत रूप से जीविका के अवसरों का व्यापक क्षेत्र और संभावनाओं के प्रति जागरूक रहना आधुनिक युवा और समुदाय के लिए आवश्यक है। ऐसे प्रयास में पहल ग्रामीण जनता की आय उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो गई। भारत में लोकतांत्रिक वातावरण में पदानुक्रम अथवा जाति अवधारिता कार्य योजना के बिना विविधता को बनाए रखना समाज की सबसे बड़ी मांग है। 17 की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता के अधिकार तथा समस्या को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा अतिथि प्रबंधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था
विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए हम 17 क्वेश्चन देखते हैं, जो है उपभोक्ता के अधिकार तथा समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन। देखिए वर्तमान में शहरी तथा ग्रामीण दोनों बाजारों में उत्पादों का निर्माण तथा बिक्री निरंतर बढ़ती जा रही है। निर्माता अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं तथा उपभोक्ता को कोई समस्या होने पर शिकायत करने का अधिकार होता है। निर्माता उपभोक्ताओं ग्राहकों को अनदेखा नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ निर्माता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, उपभोक्ता का सम्मान तथा उन्हें संतुष्ट करना महत्वपूर्ण समझने लगा है। मूलभूत संकल्पनाएं। उपभोक्ता शब्द को संक्षेप में समझने के लिए उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदारी करने वाले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें प्राकृतिक उत्पादों से लेकर इससे संबंधित अन्य प्रासंगिक शब्द निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपभोक्ता उत्पाद। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग हेतु अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्माता या बिक्री के लिए वित्त किया जाता है। फिर है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। फिर है नंबर 3, उपभोक्ता फोरम। वह स्थान जहां उपभोक्ता उत्पादों से सेवाओं तथा उनके लाभ हानि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या। किसी विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, स्टोर अथवा किसी माल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या उपभोक्ता आगमन कहलाती है। उपभोक्ताओं द्वारा झेली जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। कई निर्माता जैसे बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, स्थानीय भारतीय निर्माता आदि एक ही उत्पाद बना सकते हैं तथा कुछ उत्पादों का अन्य देशों से आयात भी किया जा सकता है, जिसमें खराब गुणवत्ता वाले उत्पादन की पहचान करना कठिन हो जाता है। मिलावट। वर्तमान में उत्पादों में मिलावट आम बात है। यह मिलावट जानबूझकर अथवा अनजाने में की जाती है। नंबर 3, अधिक कीमतें। बाजार में वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, इस बात का पता उपभोक्ता को नहीं चल पाता। प्रत्येक उपभोक्ता उत्पादन का उचित मूल्य लिए जाने की अपेक्षा करता है। कुछ उपभोक्ताओं की अज्ञानता भांपकर उनसे मनमानी कीमतें वसूलते हैं। देखिए नंबर 4, उपभोक्ता की जानकारी का अभाव। अधिकांश उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों और दायित्वों की जानकारी नहीं होती तथा उनकी सुरक्षा हेतु बनाए गए वैधानिक प्रावधानों से भी अनभिज्ञ होते हैं। नंबर 5, निर्माता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। कई उत्पादनकर्ता एवं निर्माता लगाए जाने वाले अधिकांश उपलब्ध अर्थात उत्पादन लेबल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते तथा वे कुछ भ्रामक एवं गुमराह करने वाले होते हैं। देखिए प्यारी बहनों, अब जो है अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवा क्या है, संक्षेप में लिखिए तथा या भारत में सहायक विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण है। देखिए यहाँ डालते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 18। संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से है। देखिए पहला है भारत सरकार के समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक बाल व्यवस्था कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समेकित ढंग से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक अधिगम शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें उनके विकास को आश्रय दिया जा सके। यह कार्यक्रम नवजात की माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता शिक्षा, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन आदि। देखिए SOS बाल गांव इस स्वतंत्र व गैर सरकारी सामाजिक संगठन ने
अनाथ और प्रत्यक्ष बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल के लिए परिवार अधिगम प्रारंभ किया है। इन गांवों का उद्देश्य बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि देखभाल प्रदान करना है, जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। प्रत्येक एसओएस गृह में एक माँ होती है, जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। उसे 18 वर्ष के बच्चों हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृह विभिन्न कारणों से राज्य की प्रशासनिक परिधि में आते हैं। भारत में पहला एसओएस गांव 1964 में स्थापित किया गया था। अब यह संगठन देश भर में 40 विशिष्ट गांवों में लगभग 6000 जरूरतमंद प्रत्यक्ष बच्चों की देखभाल करता है। बच्चों के लिए 3 प्रकार के स्थापित किए गए हैं, जो इस प्रकार है: प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर या बाल गृह। देखिए, पहला है प्रेक्षण गृह। इसमें बच्चे स्थायी रूप से माता पिता का पता लगाए जाने तक रहते हैं। फिर देखिए विशेष गृह। इन गृहों में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हिरासत में रखा जाता है। फिर नंबर 3 है किशोर या बाल गृह। इनमें उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता अथवा जिनके अभिभावक अस्वस्थ या मृत होते हैं अथवा जो बच्चों को वापस नहीं लेना चाहते हैं। सरकार का दायित्व है कि वह इन्हें घर, बोर्ड शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएं। फिर है गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण। हमारे देश में बच्चा गोद लेने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे यहाँ पहले परिवार में ही बच्चा गोद लेने की परंपरा थी और इससे सामाजिक और धार्मिक प्रथा शामिल थी, किंतु समय के साथ साथ परिवार के बाहर बच्चों को गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और विधिक बना दिया गया है, जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें नीतियों और कार्यक्रम द्वारा आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। वहीं गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज वायरल पेपर को जो है पूरा सॉल्व उसका देखा। अब मेरा आपसे जो है सुझाव है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।